मॉडल एक्टिविटी टास्क कर रहे थे हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी का। ठीक है, तो उसमें हम लोग ज्योग्राफी पार्ट 1 में क्लास क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके थे, और नंबर 3 से करना है अभी। ठीक है, तो चलते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 ये पार्ट 2 है, और पार्ट 1 पहले वाले क्लास वाले वीडियो में मिल जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी एक्टिविटी टास्क का माध्यमिक का, वो उसमें मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। सबसे पहले आप लोग को प्लेलिस्ट खोलना है। प्लेलिस्ट में जाके माध्यमिक क्लासेस नाम से पूरा का पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है, उसमें सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले नीम यही सबसे पहले क्या करना है, वीडियो खोल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर अपना माध्यमिक रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसको खोले, सारे सेट के सारे सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएंगे, और आगे भी अभी भी मिलते रहेंगे, और आगे भी नेक्स्ट मिलते रहेंगे। तो चलो, नंबर 3। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो है देख लें कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, हम लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि भारत के पूर्व और पश्चिमी, ये मॉडल एक्टिविटी टास्क है ज्योग्राफी रिलेटेड। ठीक है, तो भारत के पूर्व और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच क्या अंतर है। पूर्व और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच क्या अंतर है। तो पहले इसका आंसर नोट कर ले, फिर इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो डिफरेंस के लिए सबसे अच्छी तरह से पहले कॉलम बना लेना है। ठीक है, पहले कॉलम बना लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद आगे लिखने का तरीका भी बताएंगे। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है हिस्ट्री ज्योग्राफी, जिससे अट्रैक्टिव मार्क्स मिल पाए, टॉपर के लायक। ठीक है, सारे के सारे सॉल्यूशन हमने करके रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर नोट करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो आंसर नोट करना चाहता है, सबसे पहला आंसर होगा तो इस तरफ यह तटीय मैदान, यह तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, और यह तटीय यह तटीय मैदान कम चौड़ा है। ठीक है, नंबर 2 में आते हैं। इस इस क्षेत्र इस क्षेत्र की भूमि की ऊंचाई कम है, और इस क्षेत्र की भूमि की ऊंचाई अधिक है। ठीक है, और नंबर 3 में आते हैं। यहाँ की भूमि अधिक जो है उपजाऊ है उपजाऊ है, और कृषि के विकास के लिए विकास में सहायक है। यहाँ पर क्या है, भूमि कम उपजाऊ है यहाँ, और ये कृषि के विकास में
कौन सा है? ठीक है, और नंबर 4 जो है, इस इस क्षेत्र की नदियाँ, इस क्षेत्र की नदियाँ जो है मंद गति से बहती है, मंद गति से बहती है, और इस क्षेत्र की नदियाँ, इस क्षेत्र की नदियाँ तीव्र गति से बहती है। अच्छा, इस नदी, इस क्षेत्र की नदियाँ मुहानों पर डेल्टा बनाती है। इस क्षेत्र की नदियाँ मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आप 2 मिनट में ये हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, अब नंबर 4, नंबर 4 में क्वेश्चन है कि अतिरिक्त भूगर्भ जल निकासी के प्रभाव का वर्णन करना है। क्या प्रभाव है इसके? तो सबसे पहले हेडिंग दे देना है, अतिरिक्त भूगर्भ, मतलब पृथ्वी के नीचे से अधिक पानी निकल जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल निकासी के प्रभाव, क्या प्रभाव है देखते हैं। जल निकासी के क्या प्रभाव है? ठीक है, तो सबसे पहले सारे पॉइंट को अच्छी तरह से नोट करना है जिससे सुंदर लगे। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि सबसे पहला पॉइंट बनता है भूगर्भ, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर जल जो है कम होना जा रहा है, जल का पतन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है हम्म, मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है कम होता जा रही है। मिट्टी मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट बनता है अ, पौधों में ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन का अभाव। ठीक है, चौथा पॉइंट बनता है पौधों में विभिन्न
विभिन्न प्रकार के रोग, ठीक है। तो ये सारे 4 पॉइंट लगभग काफी हैं इसके लिए। तो सारे पॉइंट, तो पहला पहला सबके पॉइंट के सब पॉइंट से रिलेटेड हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सब पॉइंट में लिखना है, ठीक है। तो हेडिंग वाइज तो सबसे पहले यहाँ तक सारा पॉइंट लिखने के बाद हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला वाला पॉइंट लिख लेना है। लिखने के बाद इसको अच्छी तरह से हेडिंग के बाद हेडिंग लगाकर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चले वो पहला फर्स्ट नंबर का हेडिंग दे दिया, भूगर्भ जल का पतन, ठीक है। पतन का हेडिंग दे दिया और हेडिंग देकर लिखना स्टार्ट कर दिया। पहला हेडिंग दे दिया, ठीक है। पहला हेडिंग बनेगा भूगर्भ जल का पतन, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर में लिखना स्टार्ट करेंगे क्या, अतिरिक्त जल का पतन अतिरिक्त जल निकासी, निकासी मतलब निकालने के परिमाण स्वरूप भूगर्भ भूगर्भस्थ जल का पतन होता है, जिससे गर्मी के दिनों में के दिनों में पर्याप्त जल नहीं मिलता है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट, ओके। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में। नोट हो गया, ठीक है। अब है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट नोट करते हैं। सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब नंबर सेकंड पॉइंट, नंबर सेकंड पॉइंट में क्या है, नंबर सेकंड पॉइंट में है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम, है ना। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आ गई, ठीक है ना। यही ना हेडिंग दिया है 2 नंबर। तो इसमें लिखते हैं भूगर्भस्थ, ठीक है, जल निकासी से जमीन की उर्वरा मतलब उर्वरता में कमी आ जाती है, आ जाती है। और
और भयानक जल संकट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो नंबर 3 पॉइंट में क्या है कि पौधों को ऑक्सीजन कमी, पौधों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं भूगर्भस्थ भूगर्भस्थ निकासी से ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तो पौधे के विकास में बाधा, विकास में बाधक। ठीक है, ये हो गया नंबर 3। अब नंबर 4 में आते हैं। सभी को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, पौधों को विभिन्न रोग हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, जल प्रदूषण में पौधों को विभिन्न प्रकार के रोग, पौधों को विभिन्न प्रकार के रोग हो जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रोग हो जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु आदि की सक्रियता से पौधों की जड़ों में अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं।